हेलो फ्रेंड्स, विंध्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने आज जो टॉपिक लेकर आ रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और उससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं और आगे भी बनने की पूरी संभावना है। तो वो है टॉपिक मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थल और जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा जाता है, जो यूनेस्को द्वारा निर्धारित की जाती है। वो सभी वैश्विक रूप पर की जाती है, पर हमारे भारत के अंदर भी कई सारी विश्व विरासत स्थल हैं जो कोई सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, अमूर्त विरासत इंटेंजिबल साइट के रूप में, कोई हेरिटेज साइट के रूप में, कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो साइट है जैसे बायोस्फीयर है, नेशनल पार्क है, तो इस टाइप की भी जो साइट है वो भी शामिल है। तो प्राकृतिक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक धरोहर, इस तरीके से जितने भी मिला के हमारे मध्य प्रदेश में जो स्थल है उनके बारे में आज हम देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में स्थित विश्व विरासत स्थल। तो हम इस टॉपिक को थोड़ा मध्य प्रदेश के मैप पर ही देख लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या रहेगा, आपको प्लेस का भी बहुत कुछ यहाँ पर नॉलेज हो जाएगा। ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया, कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश समथिंग समथिंग रहता है उसका मैप इस तरीके से। और अब हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी साइड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर खजुराहो। ठीक है, एक एक को हम लिखते जाएंगे और उनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से डीपली समझते जाएंगे कि वो क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्टली हमारा जो है वो क्या है, खजुराहो। तो खजुराहो के मंदिर जो है, ठीक है, वो क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। अब ये जो खजुराहो, ये कौन से जिले में आता है, छतरपुर। ठीक है, तो छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। और सबसे पहले क्या है, खजुराहो ही एक ऐसा स्थल था जो यूनेस्को में शामिल हुआ। तो वो कौन से वर्ष में शामिल हुआ था, 1986 में। ठीक, अब क्यों हुआ था उसके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर खजुराहो के बारे में अगर हम देखना चाहें, ठीक है, तो खजुराहो के मंदिर जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। पूरे मंदिरों का ग्रुप है यहाँ पर। ठीक है, मंदिरों का समूह है पूरा, तो वो पूरा ही शामिल। तो पहले देख लेते हैं खजुराहो के बारे में, खजुराहो से रिलेटेड और क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो क्या है, खजुराहो का पुराना नाम जो था वो खजुरवाहक था। खजुरवाहक, ठीक है, ये इसका पुराना नाम था। ऐतिहासिक जो पुराने समय में जो इसका समय था, पुराना समय जो था वहां पर खजुरवाहक के नाम से ही जाना जाता था। और ये क्या था, चंदेल वंश की राजधानी था। ठीक है, खजुराहो के बारे में अगर हम देखें, चंदेल वंश की राजधानी था। चंदेल वंश के बारे में अगर थोड़ा सा देखें तो इनके जो प्रथम शासक थे, ठीक है, अगर हम देखें तो प्रथम शासक जो थे वो नन्नुक थे। ननुक भी लिखा रहता है और नन्नुक भी लिखा रहता है। तो ये इस तरीके से दोनों नाम आपको कहीं ना कहीं लिखे हुए नजर आएंगे। ठीक, ये प्रथम शासक थे। अगर अंतिम शासक के बारे में बताना चाहूं तो बता देता हूं। अंतिम शासक थे हम्मीर वर्मन।
अम्मिरवर्मन। ठीक है, तो इस तरीके से एक सिंपल सा हमने देख लिया था कि चंदेल वंश की आपको एक इन्फॉर्मेशन हो जाए क्या है। तो यहाँ पर जो खजुराहो था, ये छतरपुर वाला इलाका था जो बुंदेलखंड से संबंधित भी रखता है, थोड़ा संबंध रखता है। तो वहां पर क्या है, इस तरीके से खजुराहो के अंदर चंदेल वंश का शासन था। ठीक है, अब चंदेल वंश के जो राजा थे, ठीक है, उनमें एक थे विद्याधर। ठीक है, वो प्रमुख राजा रहे। क्यों प्रमुख रहे वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे खजुराहो के मंदिर की बात कर रहे थे, उससे पहले मैंने इसलिए बता दिया था कि चंदेल वंश की राजधानी थी। तो आगे देखते हैं इसके बारे में, खजुराहो के मंदिर क्यों फेमस है। अब खजुराहो के मंदिर जो है वो 3 ग्रुप में बटे हुए। ठीक है, अगर वो ग्रुप में यूं ऐसे ना बना के डायरेक्ट बना देता हूं कि 3 समूह बना रखे हैं उनके। एक तो है पश्चिमी समूह, तो पश्चिम में ही बना देता हूं। एक है पूर्वी समूह, तो पूर्व दिशा में ही बना देता हूं। ठीक है, और एक जो आता है आपका आता है दक्षिणी समूह के मंदिर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, मैंने ये बनाए। इस तरीके से 3 समूह के मंदिर वहां बनाए गए हैं। अगर मैं ये खजुराहो देखूं कि ये खजुराहो है, तो इस तरीके से ये खजुराहो का उत्तर हिस्सा है, पूर्वी है, पश्चिमी और ये दक्षिणी है। तो इस तरीके से वो मंदिर भी जो है वो इस तरीके से 3 ग्रुप में है, अलग अलग जगह। अब पूर्वी समूह अगर मैं देखूं तो पूर्वी समूह क्या है, जैन धर्म से संबंधित है। ये एक यूनिकनेस है इस समूह की, तो ये थोड़ा सा हम याद रख सकते हैं। अब पूर्वी समूह में कौन कौन से मंदिर आते हैं, तो आदिनाथ, आदिनाथ, पार्श्वनाथ और घंटाई मंदिर, घंटाई टेम्पल। ठीक है, इस तरीके से क्या है, घंटाई मंदिर भी यहाँ पर है। और ये तीनों ही मंदिर क्या है, जैन धर्म से संबंधित है। तो इस तरीके से हम पूर्वी समूह को याद रख सकते हैं। अब दक्षिणी समूह जो है, यहाँ पर 2 मंदिर फेमस है, जो है कौन, एक तो दुल्हादेव। अब याद रखने की ट्रिक बता सकता हूँ कि दक्षिण है साउथ, तो दुल्हादेव, द और द से आप थोड़ा सा कनेक्शन बैठा के थोड़ा याद रख सकते हैं। एक है चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज मंदिर। तो इस तरीके से ये 2 मंदिर कहां पर आ गए, दक्षिणी समूह में आ गए। अब पश्चिमी समूह को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जैन धर्म से संबंधित है पूर्वी समूह। दक्षिणी समूह के अंदर दूल्हादेव और चतुर्भुज मंदिर है। अब पश्चिमी समूह को थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं कि क्यों। तो यहाँ पर आएगा नहीं, तो मैं थोड़ा सा इन दोनों को हटा देता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि पश्चिमी समूह में क्यों महत्वपूर्ण मंदिर आते हैं, कौन कौन से। अब पश्चिमी समूह के जो मंदिर है उसमें सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जो मंदिर आता है वो आता है कंदरिया महादेव। अब कंदरिया महादेव जो मंदिर है, इसी को आपको थोड़ा सा याद इसलिए रखना है। ठीक है, और ये खजुराहो जो है, खजुराहो के मंदिर जो है, इनको 2009 के अंदर इन्हें भारत के जो 7 प्रमुख विश्व विरासत स्थल है उनमें भी इसे शामिल किया गया था। 2009 के अंदर 7 प्रमुख विरासत के अंदर शामिल किया गया था। ठीक है, भारत के लेवल पर ये 2009 की बात है। ठीक है, कंदरिया महादेव जो कि क्या है, शिव भगवान को है समर्पित है। ठीक है, और ये जो था, ये चंदेल शासक विद्याधर जो थे, तो विद्याधर राजा थे, जिनका अगर मैं समय बताना चाहूं तो 1019 से लेकर 1027 ये एडी ईस्वी
मतलब अभी जो ये चलते आ रहा है, ठीक है। एक बीसी रहता है, बिफोर क्राइस्ट, ईसवी पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बात, और ईसा मसीह से जन्म के बाद जो अब रेगुलर जो चलते आ रहा है वो, तो ये वह समय है, ठीक है। और अगर खजुराहो के मंदिर का निर्माण देखें कि निर्माण किस सन से किस सन के बीच हुआ, तो वो हुआ है 950 से 1050 एडी के मध्य। कहने का मतलब अगर हम बोलना चाहें तो इसको कह सकते हैं कि 10वीं तथा 11वीं शताब्दी, 10th एंड 11th सेंचुरी शताब्दी में इन मंदिरों का निर्माण हुआ है, जो खजुराहो के मंदिर है, ठीक है। और विद्याधर ने क्या करा था, कंदरिया महादेव बनवाया था, ठीक है। तो ये पश्चिमी समूह में क्या है, इंपॉर्टेंट मंदिर है, तो इसके बारे में इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको ये बता दिया। और इसी मंदिर की तुलना जो है, कंदरिया महादेव मंदिर की तुलना किससे की जाती है, लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर कहां पर है, उड़ीसा। तो उड़ीसा का जो लिंगराज मंदिर है उससे तुलना की जाती है कंदरिया महादेव की। इन्हीं मंदिरों पे जो नक्काशी की गई है, ठीक है, उनके कारण क्या है, इसे शिल्प कला नगरी भी कहा गया है, इसे खजुराहो को, ठीक है। अगर देखें तो खजुराहो को क्या कहा गया है, शिल्प कला राजधानी भी बोलते हैं, शिल्प कला नगरी भी बोलते हैं, पत्थरों की तराशी गई नगरी भी कहते हैं, सभी तरीके से इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। कंदरिया महादेव हो गया। फिर उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर है, और देखें तो 64 योगिनी मंदिर है, और देखें तो यहाँ पर चित्रगुप्त मंदिर है। और ये जो चित्रगुप्त मंदिर है ये सूर्य देव को समर्पित है। किसको है, सूर्य देवता को समर्पित है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। एक मंगतेश्वर मंदिर है यहाँ पर, अधिकांश मंदिर यहाँ पर क्या है, शैव धर्म, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि हम जो शिव जी को अर्पित है यहाँ पर अधिकतर मंदिर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि खजुराहो को किस तरीके से इन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया 1986 में, और उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं इससे रिलेटेड, उसके बारे में हमने देखा, ठीक है। खजुराहो से रिलेटेड हमने ये जो देखा ये काफ़ी है। अब इसके बाद हम सेकंड साइट पे चलते हैं जो कि है सांची, ठीक है। सांची जो है वो क्या है, रायसेन में है। सांची का स्तूप, ठीक है। और ये क्या है, रायसेन। अभी एक भीमबेटका की गुफा है कि वो भी रायसेन में ही है, ठीक है। वो दोनों ही, सांची का स्तूप और भीमबेटका की गुफा दोनों ही क्या है, आपके विश्व विरासत स्थल में शामिल है। तो हम पहले सांची के स्तूप की बात करते हैं, ठीक है। सांची के स्तूप को अगर हम देखें कि विश्व विरासत स्थल में किस वर्ष शामिल किया गया, तो इसको हम देख लेते हैं 1989, ठीक है। इससे ठीक 3 साल बाद, ठीक है। तो सांची के स्तूप के बारे में हम देख लेते हैं कि सांची का स्तूप क्यों फेमस है, क्या क्या ऐसी चीज है जो जिसके कारण उसको हमने मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है इंडिया की तरफ से। तो उसके बारे में अब थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो अब सांची के स्तूप को देखते हैं। अब हमने ये तो देख ही लिया कि इसे किस वर्ष में क्या है यूनेस्को में शामिल किया गया है, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में, ठीक है। 3 स्थल जो है विश्व विरासत स्थल के अंदर शामिल है।
जो है खजुराहो, सांची का स्तूप, और थर्ड आएगा आपका भीमबेटका की गुफा। तो अभी हम सांची के स्तूप की बात करते हैं। तो सांची के स्तूप से रिलेटेड ऐसी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले तो ये है कि उसको यूनेस्को में शामिल कब किया है, वो वर्ष मैंने यहीं पर लिख दिया है 1990। अब सेकेंड बात ये कि किसके द्वारा बनाया गया था। इसका जो निर्माण था वो मुख्य रूप से जिसने किया था उस व्यक्ति के नाम की अभी बात करता हूं मैं आपके सामने, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या है, इसको जिसने खोजा था वो था जनरल टेलर। जनरल टेलर नाम के जो इंग्लिश पुरातत्वविद थे, जो ब्रिटेन के थे, जो ब्रिटिश कालीन थे, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ जो जिस समय शासन अंग्रेजों का था उस समय जनरल टेलर ने क्या करा था, सांची के स्तूप को खोजा और देखा कि ये क्या है, हमारी विरासत है जो पुरानी प्राचीन मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये इंफॉर्मेशन इन्होंने देखी उस समय पर। ये बनवाया किसके द्वारा गया था, निर्माण। तो निर्माण में क्या है, इसको कई बार लोग सिर्फ अशोक से जोड़ देते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि इसमें प्रमुख तो अशोक था ही, पर ये 3 वंश द्वारा इसका निर्माण किया गया था स्तूप का, ठीक है। अगर मैं स्तूप को देख लूं इस तरीके से, ये सांची का स्तूप कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे इस तरीके से गैलरी बनी हुई है इसकी, ठीक है। तो बीच में यहाँ पर क्या है, एक तोरण द्वार है। तो ये चारों गेट पे इस तरीके से तोरण द्वार बने हुए हैं यहाँ पर। तो ये जो गैलरी टाइप की जो चीज है यहाँ पर, ये बनाई थी शुंग वंश ने। ये जो द्वार बना रखे तोरण द्वार, ये बनाए थे सातवाहन वंश ने। और ये जो मेन जो स्तूप है, ठीक है, यहाँ पर बौद्ध जो गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे उनके क्या है यहाँ पर अवशेष रखे गए हैं, ठीक है। अस्थि और ये जो कहते हैं ना हम, तो उस तरीके से यहाँ पर रखे गए हैं। तो स्तूप क्या है, एक समाधि स्थल के स्वरूप में देखा जाता है, ठीक है। तो ये जो बनाया ये मौर्य वंश ने बनाया है, और ये जो है शुंग वंश। शुंग वंश के बारे में पहला ब्राह्मण वंश था शुंग वंश। और ये जो तोरण द्वार है इसे बनाया था सातवाहन वंश। सातवाहन वंश ऐसा वंश था जिसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का काम करा था, एक सेतु के रूप में काम कर रहा था, एक ब्रिज के रूप में, ठीक है। सातवाहन वंश, ठीक है। ये आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी एक सिर्फ बेसिक सी इंफॉर्मेशन देना चाहता है इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया। तो मौर्य वंश, ठीक है। और किसने बनवाया था, तो सम्राट अशोक। महान अशोक भी कहा जाता है, ठीक है। कलिंग के युद्ध से इनका फिर कैसे हृदय परिवर्तन होता है और फिर किस तरीके से बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाते हैं और किस तरीके से बुद्ध धम्म संघ का प्रचार प्रसार करते हैं, बौद्ध के उपदेशों को आगे बढ़ाते हैं, अपने बेटे बेटियों को श्रीलंका भेजते हैं और किस तरीके से बौद्ध धर्म का सब जगह प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये काफ़ी इनसे रिलेटेड ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और अभी सिर्फ हम यहाँ सांची का स्तूप पढ़ रहे हैं और उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट से जोड़कर पढ़ रहे हैं, तो इतना काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद आता है शुंग वंश। ठीक है, फिर है सातवाहन वंश। ये कहाँ का वंश था, दक्षिण भारत। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि एक छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको जुड़ जाए कि सातवाहन वंश है तो है क्या, ठीक है। तो दक्षिण भारत से संबंधित था, मात्र सत्तात्मक भी थे, ठीक है। ये जो यज्ञश्री सातकर्णी है, गौतमी पुत्र सातकर्णी जो आपने पढ़े होंगे नाम, अगर इतिहास थोड़ा बहुत भी आपने अगर पढ़ा है और उसमें साउथ इंडिया का से रिलेटेड कुछ आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो उसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी, और इस पे तो मूवी भी बन चुकी है और नाटक सीरियल भी बन चुके हैं, तो आपको याद रहेगा। शुंग वंश क्या था, प्रथम ब्राह्मण, मगध पर शासन करने वाला प्रथम ब्राह्मण वंश था शुंग वंश, ठीक है। कहां पर, मगध की गद्दी पर। तो इस तरीके से भी हम थोड़ा याद रख सकते हैं ये, क्योंकि कुछ कुछ यूनिक चीजें हैं। ये पुष्यमित्र शुंग जो थे, ठीक है, इनके बेटे थे अग्निमित्र, जिनके
प्रेम का प्रसंग को लेकर कालिदास ने एक ग्रंथ रचा है जिसको मालविका अग्निमित्र बोलते हैं। मालविका और अग्निमित्र दो अलग अलग पर्सन है। मालविका एक फीमेल है और अग्निमित्र एक पुरुष है, जो कि पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश के संस्थापक रहते हैं, उन्हीं के पुत्र रहते हैं अग्निमित्र। तो उन्हीं के ऊपर एक उनके संयोग और वियोग की पूरी चित्रण कर रखा है मालविका अग्निमित्र में, जो कि संस्कृत भाषा में रचित है। और कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, उनके द्वारा रचित है। तो ये कई कई तरीके से एक दूसरे से लिंक जुड़े हुए हैं और ये हिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए मैं शॉर्ट में निपटा कर आगे चलना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से सांची का, और जनरल टेलर ने इसकी जो खोज की थी सांची के स्तूप की, ये किस वर्ष की थी? तो ये करी थी 1818 ईस्वी में। ठीक है, जनरल टेलर ने, जब अंग्रेजों का समय था हमारे यहाँ, तो 19th सेंचुरी के अंदर, 1818 के अंदर उस समय इन्होंने क्या करा था, सांची के स्तूप को खोजा था। और फिर उसके आगे जाकर वहाँ पर खुदाई चली और उससे रिलेटेड वहाँ पर जो भी साफ सफाई करनी थी, जैसे आज मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर, बनावली राजस्थान में, लोथल गुजरात में, इस तरीके से अलग अलग नगरों को भी खोद कर उनको काफ़ी कुछ क्लियर किया गया है। इस तरीके से इसको भी वहाँ पर सुदृढ़ किया। तो ये 1818 ईस्वी में क्या जनरल टेलर द्वारा खोजा गया था, जो कि एक ब्रिटिश भूगोल मतलब कह सकते हैं हम कि एक ब्रिटिश क्या थे, पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिस्ट कह सकते हैं उन्हें। ठीक है, तो ये क्या थे। और भारत के अगर आर्कियोलॉजी मतलब उसका जनक कहा जाए कि भाई फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो वो कौन है आपके? तो वो कहलाते हैं एलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, वही क्या थे हमारे एएसआई, जो एएसआई बोला जाता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो 1861 में बना था। ठीक है, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी किले हैं, जितने भी विरासत है, वो सभी इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इनके जो पहले जो निदेशक बने थे, या पहले अध्यक्ष बने थे, या पहले प्रेसिडेंट जो बने थे, वो एलेक्जेंडर कनिंघम ही थे। एलेक्जेंडर कनिंघम। और ये क्वेश्चन इनके नाम पर भी कई बार बन चुका है कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो कौन है वो? एलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये याद रख सकते हो आप। तो इस तरीके से सांची के स्तूप के बारे में हमने देखा। ठीक, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। आपको मैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के साथ साथ उनकी कई सारी जुड़ी इंफॉर्मेशन भी इसलिए दे रहा हूँ सिर्फ कि आपके लिए अच्छा रहे, क्योंकि सिर्फ ये लिखना और इसका सन लिख देना ये काफ़ी नहीं रहता, क्योंकि इससे जुड़ी कई सारी चीज़ें हैं जो जीके में एग्जाम के समय पूछ ली जाती है। क्योंकि अब डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे सन के मापिक नहीं पूछे जाते, अब कई सारी उनसे रिलेटेड इंटरलिंक जो नॉलेज रहता है वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला। तो वो क्या है? भीमबेटिका की गुफा। वो भी रायसेन में ही है, इसलिए रायसेन में लिखूंगा नहीं, सिर्फ भीमबेटिका की गुफा लिख रहा हूँ। बेटी का भी लिखा रहता है और बेट का भी लिखा रहता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन जैसी चीज नहीं है। भीमबेटिका की गुफा। ठीक है, तो इसका जो सन है वो मैं आपको लिख देता हूं, वो था वर्ष 2003। ठीक है, वर्ष 2003 में क्या है, हमारे मध्य प्रदेश की तीसरी और अंतिम विश्व विरासत स्थल के रूप में अगर देखे जाए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो उसमें ये तीसरे नंबर की है। तो सबसे पहले किसी से शामिल किया था? खजुराहो के मंदिर को, सेकंड पे सांची के स्तूप, और लास्ट में देखो तो भीमबेटिका की गुफा। तो हम भीमबेटिका की गुफा के बारे में देख लेते हैं कि क्या है। भीमबेटिका की गुफा जो थी, इसको सर्वप्रथम किसने खोजा था? 1957-58 की बात है, 1957 आजादी के बाद की। उस समय इसकी जो खोज की थी वो करी थी विष्णु श्रीधर वाकणकर ने। ये पुरातत्वविद थे
विष्णु श्रीधर वाकणकर आपके मध्य प्रदेश की जो अवंतिका नगरी है, जिसे उज्जैन नगरी के वर्तमान स्वरूप में जाना जाता है, वहां पर वाकणकर शोध संस्थान भी स्थित है, जहां पर उनके द्वारा जितनी भी आर्कियोलॉजी संबंधित जितनी भी वस्तुएं उन्होंने मतलब खुदाई में निकाली है या खोजी है, अलग अलग जहाँ जहाँ पर उन्होंने जाकर अपनी साइट को सर्च करा था, वहाँ का पूरा म्यूजियम बना हुआ है उज्जैन में। तो उज्जैन शहर के जस्ट बीचों बीच में स्थित है। तो विष्णु श्रीधर वाकणकर, तो वाकणकर शोध संस्थान के नाम से ही वो स्थित है, ठीक है। और विष्णु श्रीधर वाकणकर ही वही व्यक्ति थे जिनने भीमबेटका की गुफा को खोजा था, ठीक। तो इस तरीके से इनसे रिलेटेड, अब ये क्या है, पूरा पाषाण काल की गुफा है, पूरा पाषाण काल से संबंधित, मतलब जो सबसे पहले वाला युग था प्लेस्टोसीन काल, ठीक है। इंग्लिश में अगर बोले तो प्लेस्टोसीन, ठीक है। पूरा पाषाण मतलब पत्थरों का युग। उस समय किसी भी धातु या किसी भी मेटल का ज्ञान मनुष्य को नहीं था। तो मनुष्य खानाबदोश था, जैसे आदि मानव जिसको कह सकते हैं होमोसेपियंस, तो उस समय की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। निएंडरथल मानव या होमोसेपियंस मानव की जो हम बात कर रहे हैं उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये उस समय की गुफा है, और इस गुफा में क्या है, चित्र बनाए गए हैं, चित्रकला, ठीक है, उसके अंदर बनाए गए हैं भीमबेटका की गुफा के अंदर। और ये चित्र रंगीन चित्र के रूप में भी है वहां पर, ठीक है। और शिकार करते मनुष्य का चित्र बनाया गया है उसमें, कि किस तरीके से वो शिकार करते थे उनको, कुछ भी ऐसे इस तरीके से यहाँ पर पशु बना दिया है, ठीक है। तो वो बताया गया है कि किस तरीके से पशु का मतलब वो शिकार करते थे, तो उनके हाथ में इस तरीके से भाला या इस तरीके से कुछ रख के बताया गया है। तो इस तरीके से कई तरीके, आप अगर नेट पे भी सर्च करोगे तो आपको अगर यूँ सर्च करोगे कि भीमबेटका की गुफा के इमेज, तो आपको कई सारी इस टाइप की चीज़ें उस पर दिखने लगेगी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे, इसलिए मैंने यहाँ पर फोटो बनाकर छोटा सा आपको समझा दिया कि आपको कम से कम आपके माइंड में एक पिक्चर या इमेज बन जाए उस चीज़ को लेकर। तो इस तरीके से भीमबेटका की गुफा से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन थी, और ये 2003 में यूनेस्को में शामिल की गई थी, ठीक है। इस तरीके से ये 3 जो थे ये विश्व विरासत स्थल थे, ठीक है। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो 2 बायोस्फीयर है, जो कि प्राकृतिक धरोहर स्थल है उस रूप में भी। तो मैं उस सबको जोड़ के ही इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि ये सभी जो है किसके द्वारा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये किसके द्वारा शामिल की गई है, यूनेस्को। तो यूनेस्को की जितनी भी चीज हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है वो सब मैं आज आपको इस मैप पे समझा दूंगा। तो अभी हमने 3 स्थल देखे, अब मैं चौथे स्थल की तरफ बढ़ना चाहूंगा, वो है पचमढ़ी बायो रिजर्व, ठीक है, जैव मंडल जिसे कहते हैं, ठीक है, जैव आरक्षित क्षेत्र। तो ये हो गया भीमबेटका से संबंधित, और ये रायसेन में है, ठीक है। रायसेन में अब्दुल्लागंज के समीप क्या है, ये वहां पर स्थित है। अगर ये रायसेन में भी अगर हम देखें तो कहां पर है, अब्दुल्लागंज। ये विदिशा से ज्यादा समीप पड़ता है, पर ये जो जिला लगता है, जो डिस्ट्रिक्ट है वो रायसेन लगता है। तो इस तरीके से भीमबेटका की गुफा से संबंधित हमने चीजें देखी यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, तो हमने बात करी अभी किस चीज की, पचमढ़ी पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। ये कहां पर है, होशंगाबाद जिले में। होशंगाबाद जिला जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे सिंचित जिला है, ठीक है। और होशंगाबाद संभाग जो है उसका नाम ही नर्मदापुरम है, क्योंकि नर्मदा नदी जो है सबसे ज्यादा सिंचित इसी जिले को करती है, और इसी के कारण उस संभाग का नाम नर्मदापुरम रखा गया है, ठीक है। होशंगाबाद सबसे ज्यादा गेहूं की पैदावार भी अगर मध्य प्रदेश में देखें तो होशंगाबाद जिले में ही की जाती है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है उस पर बात करते हैं। तो पचमढ़ी जो है जैव आरक्षित क्षेत्र,
इसकी स्थापना जो की गई थी वो थी 3 मार्च 1999। इस समय इसकी क्या है, केंद्र सरकार द्वारा, क्योंकि जितने भी बायो रिजर्व अभी तक हैं, जो टोटल 18 हैं हमारे भारत में, टोटल 18 बायो रिजर्व हैं, जिसमें से 3 मध्य प्रदेश के अंदर स्थित हैं, और उन 3 मध्य प्रदेश में जो स्थित है उनमें से भी 2 जो है वो यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर वाली सूची में शामिल है। तो उनको हम देख रहे हैं। तो सबसे पहला हमने पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र पढ़ा, जो होशंगाबाद जिले में 3 मार्च 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र वो हम बायो रिजर्व कहते हैं, ठीक है, जैव आरक्षित क्षेत्र। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि ये बना कब था। तो इसकी जो स्थापना थी वो मैंने बोर्ड पर भी लिख दी है, ठीक है। तो स्थापना इसकी हुई थी 3 मार्च 1999, ठीक है। किसके द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, क्योंकि जितने भी बायोस्फीयर है या बायो रिजर्व है वो सब किसमें, केंद्र सरकार से संबंधित है, उनकी देखरेख केंद्र सरकार से रिलेटेड होती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब उसको अगर हम देखें यूनेस्को में कब शामिल किया गया, ठीक है, ये तो डायरेक्ट जो लिखे हैं मैंने यूनेस्को के वर्ष ही लिखे हैं, ये इसका स्थापना वर्ष है। और अब यूनेस्को का जो इसका वर्ष है वो मैं बताता हूं आपको, वो है 2009, ठीक है। 2009 में यूनेस्को में इसे शामिल किया गया, ठीक। अब इसकी स्थापना तो हमने देख ली, ठीक है, इसका यूनेस्को में शामिल देख लिया। अब पचमढ़ी जो क्षेत्र है इसे क्या है, सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि पचमढ़ी जो क्षेत्र है वो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जो महादेव पहाड़ी वाला जो इलाका है, जहाँ पर तवा नदी और नर्मदा नदी आपस में मिलती भी है, और उनसे रिलेटेड काफ़ी कुछ वहाँ पर जल संसाधन बहुत अच्छे तरीके से फैला हुआ है हमारे मध्य प्रदेश में। तो उस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ कि पचमढ़ी जो है वहाँ पर उसे सतपुड़ा की रानी भी इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वहीं पर पचमढ़ी में ही स्थित है धूपगढ़ चोटी, जो कि 1352 मीटर ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी के रूप में है, पीक पॉइंट है, ठीक है। तो उसके बारे में इसलिए इससे रिलेट कर रहा हूँ। और पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र जो है, अगर मैं आपको एक बेसिक रूप बताना चाहूँ कि अभ्यारण्य क्या होता है, फिर मैं बताना चाहूँ कि नेशनल पार्क क्या होता है, ठीक है, फिर मैं बताना चाहूँ कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है। तो अभ्यारण्य एक छोटा पार्ट है, ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे अभ्यारण्य बोलते हैं। फिर ये जो है ये नेशनल पार्क है, ठीक है, उसका स्वरूप थोड़ा बड़ा होता है। और अगर इसी को और बड़ा रूप बना दे तो क्या बन जाता है, बायो रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। तो इस तरीके से ही इसे देख सकते हैं हम, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकली हम थोड़ा सा समझना चाहें कि क्या चीज होती है, तो ये एक नेशनल पार्क से भी बड़ा क्षेत्र होता है, ठीक है, और कई सारी जैव विविधताएं इसके अंदर पाई जाती है। तो पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, तो एक सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान इसमें ही आता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये होशंगाबाद जिले में, ठीक है। तो एक तो राष्ट्रीय उद्यान है, और क्या आता है यहाँ पर, पचमढ़ी अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे कहते हैं। तो ये जो पचमढ़ी अभ्यारण्य, ये अगर सन भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। एक बोरी घाटी अभ्यारण्य भी है यहाँ पर, वो भी इसके क्षेत्र से संबंध रखता है, तो वो भी 1977 में ही बना था। तो इस तरीके से हमने थोड़ा देख लिया, ठीक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके टाइगर रिजर्व में शामिल है, तो ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है इसके अंदर। तो ये कई सारी चीजें इंटरलिंक रहती है, पर अभी सिर्फ हम इसकी बात करेंगे, इसलिए ज्यादा इनके डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये याद रख सकते हैं कि ये तीनों किससे संबंधित है, पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र से ही संबंधित है। तो इस तरीके से हमने पचमढ़ी के बारे में देखा। अब अगर कोई बोल दे कि पचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र से कौन सी नदी निकल के गई है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इस राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी रिवर निकल के गई है। तो अब पचमढ़ी वाला क्षेत्र है होशंगाबाद, तो तवा रिवर भी है, नर्मदा रिवर भी, तो इस तरीके से थोड़ी चीज याद रख सकते हैं हम।
क्योंकि कई बार आ चुका है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो उसमें बंजर रिवर उससे होकर गुजरती है। तो कई बार क्वेश्चन ही आ गया एग्जाम में डायरेक्ट कि बंजर रिवर किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, तो ये क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम जो पचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र हमने पढ़ा, इसके बाद हम आगे चलते हैं, वो है वर्ष 30 मार्च 2005। ठीक है, ये डेट है और यहाँ पर है अचानक मार अमरकंटक जैव आरक्षित क्षेत्र। अचानक मार, ये नाम है पूरा इसका, अचानक मार अमरकंटक जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, अचानक मार अमरकंटक ये पूरा नाम है उसका, और ये क्या है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की सीमा में आता है, मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़, तो इसलिए थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोनों राज्यों में इसकी सीमा है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो है दोनों राज्यों में बटा हुआ है। अब इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो अचानक मार अमरकंटक बायो रिजर्व, तो स्थापना वर्ष तो मैंने बता दिया कि 30 मार्च 2005 को, ये भी केंद्र सरकार द्वारा भी, यहीं पर लिख देता हूं मैं, केंद्र सरकार या भारत सरकार, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो दोनों में से। ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित। अब इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया? यूनेस्को में इसको शामिल करने का वर्ष था 2012। ठीक है, 2012 में से यूनेस्को में शामिल किया गया। फिर इसके अंतर्गत देखो, इसी क्षेत्र के अंदर अगर हम देखें तो कौन कौन सी नदियों का उद्गम स्थल है, तो वहां पर अमरकंटक है। ये कहां पर स्थित है? अचानक मार अमरकंटक, ये अनूपपुर जिला, अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश का जो है वहां पर स्थित है। अब अनूपपुर जिले में कौन सी जगह? अमरकंटक। और अमरकंटक से किन 3 नदियों का उद्गम स्थान है? वहां पर 3 नदियां वहां से निकल कर गई है, जो कि है नर्मदा, जिसे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी रेखा बोला जाता है। फिर है आपकी सोन, जो गंगा में जाकर मिल जाती, गंगा की सहायक नदी। और फिर है जोहिला, तो जोहिला रिवर जो है वो सोन की ही सहायक नदी है, सोन में ही जाकर मिल जाती है। और इस तरीके से इन 3 नदियों का उद्गम स्थल है अमरकंटक। और मध्य प्रदेश का दूसरा हिल स्टेशन है अमरकंटक, पहला है पचमढ़ी। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर ये अचानक मार अमरकंटक जैव आरक्षित क्षेत्र से रिलेटेड चीजें पढ़ी। ठीक है, ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, अगर बन जाते हैं तो ये काफी कुछ नॉलेज आपको देगा ये वीडियो। तो हमने ये देखा अचानक मार अमरकंटक के बारे में। अब एक लास्ट टॉपिक है, ठीक है, एक रहता है इंटेंजिबल साइट। ठीक है, अमूर्त विरासत। अगर मैं बोलूं अमूर्त विरासत के रूप में, ये भी क्या है, यूनेस्को द्वारा शामिल की जाती है। अब अमूर्त विरासत क्या रहती है? इसमें सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित अगर कुछ जैसे कोई नाटक होते हैं या कोई मेला लगता है और उसको बहुत बड़े रूप में जाना जाता है, तो उसको भी क्या है, यूनेस्को क्या है, अपनी अमूर्त विरासत या इंटेंजिबल साइट के अंदर क्या है, शामिल करता है। तो अगर हम लिखें तो ये क्या है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। ये इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि ये भी यूनेस्को से संबंधित है, तो हम वो यूनेस्को से रिलेटेड टॉपिक देख रहे हैं, विश्व विरासत स्थल। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्थल हैं या कौन कौन सी ऐसी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं या कौन कौन से ऐसे पर्यावरण से संबंधित जैव आरक्षित क्षेत्र या राष्ट्रीय उद्यान या ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमारे यूनेस्को से संबंध रखती है। ठीक है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल साइट बोलते हैं जिसे इंग्लिश में। ठीक है, इंटेंजिबल हेरिटेज। अब वो है आपका उज्जैन में लगने वाला
हरिद्वार में लगने वाला, नासिक में लगने वाला और प्रयाग में लगने वाला प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद कहते हैं, इलाहाबाद में गंगा और यमुना के संगम पर लगता है, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे लगता है, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे लगता है और उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे लगता है। ठीक है, तो अभी सिर्फ मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कुंभ का मेला। ये कुंभ का मेला कोई उज्जैन का ही सिर्फ शामिल नहीं है, कुंभ का मेला मतलब ओवरऑल कुंभ का मेला। ठीक है, तो इसे क्या है, कुंभ के मेला जो है ये भी क्या है, हमारी विश्व विरासत स्थल में शामिल है। अब ये जो कुंभ का मेला लगता है, ठीक है, 4 स्थानों पर लगता है भारत में, जिसमें से पहला है हरिद्वार, दूसरा है इलाहाबाद, अब वो प्रयागराज हो चुका है, तीसरा नासिक, चौथा उज्जैन। अब आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस कुंभ के मेले से संबंधित बता दूं, इसे जो शामिल किया गया है ये 2017 में किया गया है। ये थोड़ा सा याद रखने लायक सन है, तो इसे याद रखिएगा कि ये किस वर्ष शामिल किया गया था। 2017 में इसे शामिल किया गया था। अब जो हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक वाला है, यहाँ पर क्या अर्ध कुंभ लगते हैं, जो प्रत्येक 6 वर्ष बाद लगते हैं। ठीक है, एकमात्र उज्जैन ही है जहां पर क्या है, सिंहस्थ के नाम से कुंभ मेला लगता है, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष बाद उज्जैन में लगता है। ठीक है, अभी जो 2016 में था, तो 2016 के ही उज्जैन के सिंहस्थ के मेले या कुंभ महाकुंभ के मेले के बाद ही उसे 2017 में क्या है, कुंभ के मेले को, ना कि उज्जैन के कुंभ के मेले को, ये पूरे ही जो लगते हैं। तो हमारी विरासत के रूप में, सांस्कृतिक विरासत के रूप में कौन जाना जाता है, कुंभ का मेला। ठीक है, तो कुंभ का मेला क्या है, वहां पर अभी 2019 के अंदर ये प्रयागराज में लगा था। ठीक है, अगर देखना चाहे यहाँ पर हरिद्वार में तो ये गंगा नदी के किनारे लगता है, अगर प्रयागराज में देखूं मैं, गंगा और यमुना का संगम है। ठीक है, फिर नासिक में देखें तो गोदावरी नदी के किनारे, और उज्जैन में देखें तो हम शिप्रा नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है। तो इस तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड हो जाती है। तो ये ऐसी सब टॉपिक थे हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित, जो यूनेस्को से कुछ संबंध कुछ ना कुछ रखते हैं। तो इस वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की है कि आपको काफ़ी कुछ इस टॉपिक से नॉलेज के रूप में कई सारे क्वेश्चन मिले। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा भी अगर कुछ इसमें कुछ कमी लगती है तो आप बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो बिल्कुल उस पर सुधार किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।